नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं। अकादमिक काम के लिए मतलब कोई थीसिस हो या शोध पत्र, एक ठोस शोध प्रणाली यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी कैसे बनाएं। हमारे पास प्रिया माय असाइनमेंट सॉल्यूशन का एक लेख है जो इस पूरी प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करेगा। देखिए, ये मेथोडोलॉजी सिर्फ ये बताना नहीं है कि आपने क्या किया। नहीं नहीं, ये तो आपके पूरे शोध की नींव है। समझिए, रीढ़ की हड्डी। एक अच्छी सोची समझी मेथडोलॉजी ही आपके नतीजों को, आपके फाइंडिंग्स को वजन देती है और पढ़ने वाले का भरोसा भी जीतती है। ये दिखाती है कि आपका काम भरोसे के लायक है, सिस्टमैटिक है और हाँ, दोहराया भी जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम क्या है इसमें? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है अपने शोध प्रश्न या समस्या को एकदम साफ साफ बताना। दोबारा से। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपकी मेथोडोलॉजी का हर हिस्सा, हर कदम आपके मेन मकसद से जुड़ा हुआ है, भटकाव नहीं होगा। बिल्कुल, सवाल एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए। अच्छा, लेकिन फिर ये कैसे तय करें कि उस सवाल का जवाब ढूंढने का रास्ता क्या हो? मतलब क्या हम लोगों से बात करें, उनकी कहानियां सुनें या फिर सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान दें? यहीं पर शायद वो अप्रोच वाली बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ आपको चुनना होता है कि कौन सा दृष्टिकोण, कौन सा अप्रोच आपके लक्ष्य के लिए सबसे सही है। मोटे तौर पर 3 होते हैं। एक है गुणात्मक, क्वालिटेटिव। ये तब चुनते हैं जब आप गहराई में जाना चाहते हैं, लोगों के अनुभव, उनकी राय, उनका व्यवहार समझना चाहते हैं। इसके लिए जैसे इंटरव्यूज हो गए या फोकस ग्रुप्स। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव। ये तब काम आता है जब आपके पास डेटा हो, नंबर्स हो या कोई परिकल्पना, हाइपोथेसिस हो जिसे टेस्ट करना है या कुछ चीज़ों को नापना है। इसमें सर्वे या प्रयोग जैसी चीज़ें आती हैं। और तीसरा? शायद दोनों का मेल। हाँ, तीसरा है मिश्रित विधियां, मिक्स्ड मेथड्स। कई बार ज्यादा गहरी समझ के लिए दोनों को मिलाना पड़ता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आप जो भी अप्रोच चुने, आपको ये बताना होगा कि आपने यही क्यों चुना या आपके सवाल के लिए बेस्ट क्यों है। ठीक है, ये तो हुआ नजरिया, मतलब अप्रोच। इसके बाद फिर रिसर्च डिजाइन की बात आती है। ये अप्रोच से कैसे अलग है? थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। देखिए, अप्रोच आपकी सोच की दिशा है। आप दुनिया को कैसे देख रहे हैं, नंबर्स में या कहानियों में। और डिजाइन उस सोच को हकीकत में बदलने का प्लान है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। ये वो पूरी रणनीति है कि आप अपने अध्ययन के अलग अलग हिस्सों को, जैसे डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इन सबको एक साथ कैसे लाएंगे। इसके भी प्रकार हैं, जैसे वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल, सहसंबंधात्मक, कोरिलेशनल या फिर केस स्टडी। समझ गई। तो अप्रोच सोचा, फिर उसका ब्लूप्रिंट यानी डिजाइन बनाया। अब असल काम, जानकारी यानी डेटा इकट्ठा करना। लेख में इसके भी कई तरीके बताए हैं। हाँ, और यहाँ भी आपको बिल्कुल साफ साफ बताना होगा कि आपने डेटा जमा कैसे किया। क्या आपने सर्वे इस्तेमाल किए, जैसे आजकल गूगल फॉर्म्स या सर्वे मंकी चलते हैं, या फिर आपने लोगों से बातचीत की, इंटरव्यू लिए। वो इंटरव्यू कैसे थे? क्या सबके लिए एक जैसे सवाल थे, स्ट्रक्चर्ड, या कुछ तय और कुछ बातचीत के हिसाब से सेमी स्ट्रक्चर्ड, या बिल्कुल खुली बातचीत, अनस्ट्रक्चर्ड? अच्छा, या ये भी हो सकता है कि कहीं जाकर लोगों को उनके माहौल में देखा हो, मतलब ऑब्जर्व किया हो। बिल्कुल, अवलोकन भी एक तरीका है। या फिर हो सकता है आपने पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स, दस्तावेज, इनका इस्तेमाल किया हो, आर्काइवल रिसर्च। हाँ, ये भी होता है। और इसके साथ ये भी बताना जरूरी है कि आपने सैंपल कैसे चुना, सैम्पलिंग मेथड्स, मतलब किन लोगों या किन चीजों से डेटा लिया और क्यों, कौन से टूल या उपकरण इस्तेमाल किए। और हाँ, नैतिक पहलू, जैसे लोगों की सहमति लेना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उनकी पहचान गुप्त रखना, प्राइवेसी, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारी जानकारी आ गई। अब उसका मतलब निकालना यानी एनालिसिस। ये तो इस पर निर्भर करेगा कि डेटा कैसा है, नंबर्स वाला या बातों वाला। सही। बिल्कुल। अगर मात्रात्मक डेटा है तो आप सांख्यिकीय तरीके इस्तेमाल करेंगे, जैसे SPSS है, एक्सेल भी काफ़ी काम आता है, या फिर पाइथन, R जैसे सॉफ्टवेयर। आप आंकड़ों का विवरण देंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और शायद नतीजों को बड़े ग्रुप पर लागू करने की कोशिश करेंगे, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और अगर बातों वाला डेटा है, मतलब गुणात्मक? हाँ, गुणात्मक डेटा के लिए अलग तरीके हैं, जैसे विषयगत विश्लेषण, थीमेटिक एनालिसिस। आप बार बार आने वाले थीम्स या पैटर्न ढूंढते हैं, या कोडिंग करते हैं, सामग्री का विश्लेषण करते हैं। इसके लिए NVivo जैसा सॉफ्टवेयर मदद कर सकता है, या फिर आप हाथ से भी वर्गों में बांट सकते हैं। और यहाँ भी ये बताना होगा कि एनालिसिस का यही तरीका क्यों चुना।
बिल्कुल। अपने चुनाव को सही ठहराना जरूरी है। दिखाना होगा कि आपके डेटा और सवाल के लिए ये विश्लेषण का तरीका क्यों फिट बैठता है। ठीक है। अब आते हैं उन दो भारी शब्दों पर, विश्वसनीयता और वैधता। लेख कहता है कि ये भरोसे के लिए बहुत जरूरी है, पर ये है क्या असल में? हाँ, ये बहुत जरूरी है, पर इनको आसान भाषा में समझते हैं। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का मतलब है स्थिरता। क्या आपका तरीका, आपके नापने का औजार अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो एक जैसे नतीजे देगा? सोचिए, एक वजन तौलने की मशीन है जो हर बार 2-3 किलो ऊपर नीचे बताती है, वो विश्वसनीय नहीं है। अच्छा, यानी कंसिस्टेंसी। और वैधता? वैधता यानी वैलिडिटी का मतलब है सटीकता। क्या आप सच में वही चीज नाप रहे हैं जो आप नापने का दावा कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुशी नापने के लिए लोगों का वजन तौल रहे हो? मतलब आपका तरीका सही निशाने पर लग रहा है या नहीं। वाह, ये उदाहरण अच्छे थे। तो ये विश्वसनीयता और वैधता कैसे सुनिश्चित करें? कैसे भरोसा बनाएं? इसे कई तरीके हैं। जैसे आप मुख्य स्टडी से पहले एक छोटा पायलट टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अलग-अलग तरीकों से डेटा इकट्ठा करके उनके नतीजों को मिला सकते हैं, जिसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं। अपने काम को किसी और अनुभवी शोधकर्ता से जांच करवा सकते हैं, पीयर रिव्यू, या फिर कई स्रोतों से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और फिर लेख के आखिर में एक और जरूरी बात कही गई है, ये मानना कि कोई भी रिसर्च परफेक्ट नहीं होती। अपनी कमियों को स्वीकार करना। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। कोई भी शोध परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है आपके डिजाइन में कोई कमी रह गई हो, या आप जितने लोगों से बात करना चाहते थे उतनों से नहीं कर पाए, या डेटा में कोई दिक्कत हो। इन सीमाओं, लिमिटेशंस का जिक्र करना दिखाता है कि आप अपने काम को लेकर ईमानदार हैं और आपको उसकी हदें पता हैं। ये पारदर्शिता अच्छी मानी जाती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो एक अच्छी रिसर्च मेथोडोलॉजी सिर्फ ये नहीं बताती कि आपने क्या किया, बल्कि ये समझाती है कि आपने जो किया वो क्यों किया और क्यों वही तरीका सही था। इसमें स्पष्टता, सटीकता और तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम सही कहा आपने। ये आपके शोध की पूरी रणनीति है जो एक्शन में दिख रही है। ये सिर्फ टूल्स की लिस्ट गिनाना नहीं है, बल्कि आपकी पूरे अध्ययन की वो बुनियाद है जो उसे मजबूती और विश्वसनीयता देती है। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। शोध प्रणाली के किस हिस्से में, चाहे वो डिजाइन हो, डेटा संग्रह हो या विश्लेषण, आपको लगता है कि अक्सर सबसे ज्यादा चुनौती आती है? और ये सोचना क्यों जरूरी है कि वो चुनौती आपके नतीजों पर कैसे असर डाल सकती है?